मेहरबान कर दान कर दे दान कर दे न करे कर देंगे दान मेहरबान कर दान। कहा था मैं? देखो भाई साहब, आज अपन पढ़ने वाले वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट करने वाले हैं। और एक चीज को ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे बिना कुछ पढ़े लिखे वन शॉट देखना है उनका कुछ नहीं होने वाला। लेट मी टेल यू, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो देयर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग दी शिट। चालू करने से पहले दो तीन बहुत ज़रूरी बातें देखो। वेव ऑप्टिक्स 12th का और जो अपने पास 11th का, उसमें इंटरफेरेंस तक का सब कुछ सेम है। ठीक है, इंटरफेरेंस जिसको आती है उसके लिए 12th के भी इंटरफेरेंस तक का सब आसान रह जाएगा। फिर हमारे पास जो ऑर्गन पाइप्स वगैरह के सवाल आते थे, एसएचएम रिलेटेड कुछ होता था, वो 12th में सीधा सीधा नहीं है। ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह के साथ खेलना, वेक्टर्स फेजर्स ये सब तो है, लेकिन तुम जेई का पढ़ रहे हो तो तुम्हें 11th का भी आना चाहिए। चलो 12th पे फोकस करते हैं अभी। 3 2 1 गो। मेन चीज़ अपने पास क्या क्या आने वाली हैं? ह्यूगन वेव थ्योरी, ह्यूगन से रिलेटेड, वेव फ्रंट्स वगैरह के वगैरह से रिलेटेड एक जनरल इक्वेशन किसी भी वेव के लिए ये होती है अपने पास, ये ध्यान रखना। वाई टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स प्लस में फाई। अगर तुम्हें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, मैकेनिकल वेव, ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, ये अगर तुम सोच रहे हो कि ये बता दो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं। अगर ये नहीं आता है ना तो किसी काम का हो भी नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 12th की वेव्स में से, वो है डिफ्रैक्शन। कम सवाल आते हैं लेकिन हाँ, मतलब वाई डी एस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिफ्रैक्शन का ही मतलब डिफ्रैक्शन इसी का ही बच्चा है देखा जाए तो, ये वहाँ पे बड़ा। चलो, सब मोह माया है। हाँ, पहली अपने पास चीज़ आती है टाइप्स ऑफ वेव। मीडियम, प्रोपोगेशन, वाइब्रेशन, तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, ये तुम छोड़ो, किसी काम का नहीं है। वेव फ्रंट्स, यहाँ से आती है मेन कहानी चालू। स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेनर वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट का क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, फॉर एग्जांपल चार्ज नहीं मतलब पॉइंट पार्टिकल है, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो जो इसका वेव फ्रंट होगा वो स्पेयर की फॉर्म में होगा, क्योंकि जो वेव्स और डिस्टर्बेंस है वो रेडियली आउटवर्ड जाएंगी इससे। ठीक है, और अपने पास आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मान लो कोई डंडी है जो तुम्हें लेने का बड़ा शौक है। ठीक है, अब इससे डिस्टर्बेंस निकलेंगी, वो भी रेडियली आउटवर्ड, ये भी ऐसे ये भी ऐसे। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा ना, वैसे सिलेंडर की फॉर्म में बनेगा। और प्लेन सबसे आसान। कोई भी अगर इन्फिनिटी से आने लग रही है ना, ऐसे मतलब पैरेलल लाइंस की फॉर्म में डिस्टर्बेंस आने लग रही है, तो जो इसका वेव फ्रंट बनेगा ना वो प्लेन बनेगा। वेव फ्रंट एक्चुअली होते क्या है, जो जो भी डिस्टर्बेंस आने लग रही है ना, उससे एक परपेंडिकुलर जो हमारे पास वो होएगा ना फ्रंट, उसको अपन वेव फ्रंट कहते हैं। बड़ा नाइस डेफिनेशन। परपेंडिकुलर से आने वाला वेव फ्रंट नहीं गाइस, समझा करो, आसान है। देखो, अभी एग्जांपल से देखो, सब समझ में आ जाएगा। प्लेनर सोर्सेज, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेंसेज, देखो अब लेंसेज पॉइंट सोर्स है ना, देखो यहाँ से वे ऐसे आने लग रही हैं तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। पॉइंट सोर्स था इधर और इन्फिनिटी से आने लग रही तो प्लेनर सोर्स बनेगा। कनकेव लेंस, प्लेनर प्रिज्म, आई मीन ये तो मैं अभी पीछे ही बताया, आसान है। चलो, सोर्सेज देखो, कोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट, ये ज़रूरी है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और इनकोहेरेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। इजी। अब एक छोटी सी चीज़ और, फॉर एग्जांपल तुम्हारा पास कोई मीडियम है, मीडियम से वेव जाने लग रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने डिसाइड करी है ना, वो पूरे मीडियम में वही रहेगी, कोई सा मीडियम ले लो। लेकिन जो एम्पलीट्यूड जो सोर्स से आया ना, वो मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा उस मीडियम के अंदर, वो नोबडी नोज, मीडियम पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, सोर्स ही डिसाइड करता है, सोर्स के हिसाब से ही चलती है। अब आगे आता है, कोई सेंस है इस बात की? बहुत सेंस है मित्र, तू समझा नहीं। हाँ हाँ, अब आगे चलते हैं अपन। अरे ये बॉय, अब आता है अपने पास इंटरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब दो वेव्स अपने पास, एक साइनोसाइडल फंक्शन है, तुमने अभी अभी इक्वेशन देखी थी, साइन आ रहा था उसमें, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब उनको ना तुम एक वेक्टर ले सकते हो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर रख दिया ए। ठीक है, A2 और एक A1। ठीक है, अब वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है जो फाई होगा ना अपने पास, वो अपने बीच का एंगल होएगा, क्योंकि ओमेगा टी प्लस माइनस के से अपन सेम मान के चलने लग रहे हैं अभी, तो फाई उनके बीच का एंगल हो जाएगा। अब एंगल उनके बीच का फाई है, तो फाई एंगल है, तो अब वेक्टर एनालिसिस से तुम इनका एम्पलीट्यूड नेट निकाल सकते हो। और एक चीज़ और, जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, तो ए स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस हिसाब से अपन ने कि नीचे इंटेंसिटी का भी नेट फॉर्मूला निकाल रखा है।
तो इसको भी ध्यान रखना। और टेन थीटा एंगल जो नेट बनेगा वो ए टू साइन थीटा बाय में ए वन प्लस में ए टू कोस थीटा टेन थीटा, यू गेट इट। अब इंटेंसिटी ये फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, कहीं काम भी नहीं आता है। और फिर अब आगे आता है हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब वॉल स्क्वायर्स का सिस्टम है, तो तुम समझ सकते हो कि फाई की वैल्यूज़ के हिसाब से होएगा। कोस फाई को एक बारी -1 रखा और एक बारी 1 रखा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं। अब उस हिसाब से आई मैक्स और आई मिनिमम अपन ने निकाल दिया, अंडर रूट का आई वन प्लस में अंडर रूट का आई टू का होल स्क्वायर बाय में अंडर रूट आई वन माइनस में अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड का ही फॉर्मूला मतलब आसान ही है, अभी भी बताया कि आई डायरेक्टली टू ए स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगी, तो एम्पलीट्यूड का भी याद रख सकते, ज़रूरत नहीं पड़ती है। विजिबिलिटी रेशियो किसी काम का नहीं है तुम्हारे। देखो अब दो वेव्स है, उनकी इंटेंसिटी आई नोट है और उनके बीच का फेज डिफरेंस है फाई। तो अब उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है और प्यारा सा फॉर्मूला, 4 कोस स्क्वायर ऑफ 5/2। ये मतलब तुम सीधा सीधा लगा दो, आंसर आ जाएगा, बस मोस्टली यही यूज़ होता है। लेकिन ये अब आई मिनिमम ए मिनिमम कोस 5 0, अब इसके हिसाब से भी देखना पड़ता है कई बारी। देखो फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमारे लैम्डा की टर्म्स में मिलेगा तुम्हें मोस्टली। मोस्टली क्या, हमेशा ही नहीं है तो बनाना पड़ेगा लैम्डा की टर्म्स में, नहीं तो तुम एनालिसिस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ का ढंग से। अब फाई और ये डेल्टा एक्स, अब कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर अपने को कोस फाई 0 करना है तो 2n+1 ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई चाहिए अपने को। और अब डेल्टा फाई जो हमारा इक्वल होता है डेल्टा एक्स इंटू में 2 पाई/लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अपन ने ये निकाले हैं अब। ठीक है, मतलब डेल्टा फाइव पता था अपने को, अब उसके हिसाब से ये निकाला है डेल्टा एक्स। अब आगे चलते हैं अपन YDSC, सबसे ज़रूरी चीज़ इस चैप्टर की। यहाँ से कुछ नहीं तो भाई साहब तेरे 60-70% सवाल यहीं से बनेंगे। बाकी जो नहीं बनने लग रहे हैं यहाँ से, वो अपना 11th के वेव से भी सोल्व हो जाएंगे। तो ये अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुमने 11th 12th का वेव नहीं करा ढंग से। अब डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी दो वेव्स एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर रही हैं। YDSC सेटअप में ऐसा होता है क्योंकि हम उसमें दो कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं। अब आगे पहुंचो, फ्रिंज विजिबिलिटी किसी काम की नहीं है तुम्हारे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जस्ट उल्टा होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है I1 I2, अगर आई नोट है हमारे पास, आई नोट एक ही सेम है इंटेंसिटी, तो आई मैक्स हमारी 4 आई नोट हो जाती है। तुम ये इसमें फॉर्मूले में पुट करके भी देख सकते हो। फिर YDSC पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, देखो इवन इंटीग्रल ऑफ फाई होना चाहिए, इवन इंटीग्रल ऑफ पाई आई मीन, तो उसमें पुट करोगे तो कोस फाई 1 आएगा। तो डेल्टा एक्स मैंने अभी भी पीछे बताया था फॉर्मूला, उस हिसाब से ये बन जाएगा। फ्रिंजिडिविटी किसी काम की नहीं है तुम्हारे, ये भी किसी काम का नहीं है। हाँ, YDSC का मेन सेटअप आता है, इसमें अपन क्या लेते हैं देखो। अब YDSC सेटअप में अपने पास दो फ्रिंजेस होती हैं, एक सोर्स होता है जो इन दोनों फ्रिंजेस के अंदर अपना तुम दो चीज़ें कर सकते हो। जरा एक सिंगल सोर्स से यहाँ पे भी वेव निकालो और यहाँ पे भी वेव निकालो, या फिर एक अलग अलग सोर्सेज रख दो लेकिन इनके बीच का कुछ पाथ डिफरेंस भी है अपने पास। और वाई हमारे पास ये इन्हें सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस निकालना है किसी भी फ्रिंज का। तो अपन ये थीटा को ना बहुत ही स्मॉल लेट करके चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से फॉर्मूलाज निकालते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर काम नहीं करने वाला है कहीं पर, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस हमेशा डी साइन थीटा के बराबर है। डी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या है, ये किसी भी मतलब ऐसे ये देखो ना एंगल, ये थीटा एंगल है अपने पास किसी भी फ्रिंज और इसके सेंटर के बीच का एंगल। डेल्टा एक्स हमारे पास पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस हमारा इक्वल होता है dy/d। dy/d के इक्वल है अपने पास। y क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस। डेल्टा एक्स क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस। और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड दिस। अब आगे चलो, ये सेंट्रल ब्राइट डार्क फ्रिंज ये सब
अब ना एक ज़रूरी बात ये है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है ना, फ्रिंज विड्थ हमारी लैम्डा डी बाय में डी के बराबर होती है। कैसे आता है, एक n और एक n-1 फ्रिंज, इनको घटा दे तो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं आएगा, विड्थ आ जाएगी एक फ्रिंज की, ठीक है। अब लैम्डा डी बाई डी होता है। अब ना बच्चे गलती क्या करते हैं, डी वाई बाई डी, ये डी को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो फॉर्मूला रटने में ना ये एक आसानी हो रहेगी तुम्हें कि जो फार डिफरेंस था ना उसका डी और डी उल्टा कर दो, वाई की जगह लैम्डा रख दो, वाई को उल्टा करो तो लैम्डा ही तो बनता है। मज़ा आ रहा है, श्योर 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 श्योर। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये मतलब क्या कहूँ मैं इसके बारे में, ये मैंने बहुत बारी याद करने की कोशिश करी, मैं खुद भूल जाता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये काम की चीज़ है काफ़ी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है हमारी बीटा बाय में डी। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, और डी क्या है, ये स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस, लैम्डा बाय डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कांस्टेंट, और एक फ्रिंज की डार्क और ब्राइट दोनों के बीच का वो भी कांस्टेंट है। वाईडीएससी इन एयर इन लिक्विड, वाईडीएससी इन एयर और लिक्विड में क्या फ़र्क होएगा, जो फ्रिंज विड्थ है और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो म्यू से डिवाइड हो जाएंगे, कि जो हमारी उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स कम हो जाती है। कॉमन सेंस उसमें पढ़ा था भी अपन ने रे ऑप्टिक्स में। अब ये अभी अभी तुमने देखा होगा, अब ना फ्रिंज विड्थ कम हो रही है ना, तो मतलब सभी फ्रिंजीज ना कॉन्ट्रैक्ट करने लग रही है, तुम देखना। सेंट्रल फिर भी सेम ही पोजीशन पे आएगी, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा ये सब वगैरह की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो लैम्डा न्यू है हमारा, लैम्डा बाय में म्यू टाइम्स हो जाएगा लैम्डा न्यू, न्यू NEW। अब ना लैम्डा पे डिपेंड करने लग रही है ना, तो लैम्डा डी बाई डी है अपना, देखो लैम्डा डी बाई डी है, तो जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा, और जिसका लैम्डा कम उसकी फ्रिंज विड्थ कम, ये भी ध्यान रखना। अद्भुत, शोरेज। अब आता है शेप ऑफ फ्रिंजेस, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होते हैं 3D के अंदर। अब दो केसेस होंगी, एक तो जो हमारे पास सोर्सेज है वो पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब सोर्सेज एक दूसरे के एक लाइन में है, स्क्रीन कैसी है अब उस दोनों पे डिपेंड करता है। अगर स्क्रीन हमारी सामने है सोर्सेज के जस्ट मतलब परपेंडिकुलर है, ये मान लो परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती है, क्योंकि अगर तुम 3D में हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ आएगा ये। अभी शेप ऑफ फ्रिंजेस हाइपरबोलिक कब मिलती है, जब स्क्रीन और सोर्सेज हमारे पैरेलल होते हैं, इसमें परपेंडिकुलर इसमें पैरेलल। पिन ऑल यूज़ करें, ये अभी पढ़ कर आए हैं अपन। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ अपने हाँ ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब है इधर, वो अपन ने ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था ना, कि अगर यहाँ पे मीका शीट लगा देते हैं अपन तो इसका टी टाइम्स ऑफ μ-1 हमारे पास फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस बन जाता है। तो वहाँ पर अगर अपन यहाँ पर भी एक फ्रिंज के आगे ये कर दिए बकेती कर दे तो उसमें भी पाथ डिफरेंस ये बन जाता है, तो डी वाई बाई में टी माइनस μ-1, डी वाई बाई में डी हमारे पास पाथ डिफरेंस ही होता है, तो ये पाथ डिफरेंस के इक्वल ही रख देंगे। पोलराइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइज़र क्या होता है अपने पास, तुम्हें पता होगा। पोलराइज़र किसी भी किसी भी लाइट को जो ऐसे मतलब इतनी डायरेक्शंस में उनकी वेवलेंथ जाने लग रही है उनको एक सीधी लाइन में लेकर आ जाता है। और ये पोलराइजर्स कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपनी कोई भी मटेरियल नहीं, मतलब मटेरियल्स के एटम की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि वो लाइट इसी प्रकार की लाइट को आगे जाने देते हैं। एनालाइजर से अपन फिर उस लाइट को रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल पे। जो इंटेंसिटी होती है अपनी वो फर्स्ट उससे I0/2 होती है फर्स्ट पोलराइजर से, और एनालाइजर जो भी थीटा एंगल पे है ना, वो थीटा एंगल पे अपना I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कोस स्क्वायर टाइम्स हो जाती है एंगल की। फिर आता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बहुत छोटा पार्ट है, और ब्रेशर लॉ पोलराइजेशन बाय डिफ्रैक्शन। अब
रिफ्रैक्टेड रे। अभी ये वाला पार्ट देखना, अगर अपन चाहते हैं ना कि कोई भी जो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो अगर वो परपेंडिकुलर जाए एक दूसरे के, तो ये कंडीशन होती है। तो टेन आई बाई म्यू टू बाई में म्यू वन होना चाहिए। अब डिफ्रैक्शन की बारी। डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी वेव का किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड हो जाना। ठीक है, तुमने वो शॉट तो देखी होगी ना, जैसे कि कोई डिब्बा रखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और कोई यहाँ पे ना कोई रे बीम आने लग रही है। तुमने ऐसे मूवी वगैरह में देखा होगा, बीम आने लग रही है, सुपरमैन वाली आँख से रे मारने लग रहा है भैंस की आँख, वो ऐसे शील्ड से रोकने लग रहा है और वो साइड से निकल जा रही है, ऊपर से निकल जा रही है। तो यही समझ लो कि ये डिफ्रैक्शन है, बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्जेक्ट। इतना समझ गए कि बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्जेक्ट। अब अपने पास डिफ्रैक्शन के बारे में दो चीज़ें और है इधर, फार राइट और ये सोर्सेज एंड स्क्रीन हमारे पास एक तो फाइनाइट डिस्टेंस पे हो और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो प्लेनर वेव मिलती है हमारे पास, मतलब प्लेनर वेव फ्रंट मिलता है। और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलता है हमेशा। ये भी मतलब कॉमन सेंस है, तुम ना एक बार ना इमेजिन करके देखो, इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा कि यार ये मतलब कितनी कॉमन सेंस की बात थी ये। तो अभी ये डिफ्रैक्शन वाज द लास्ट टॉपिक, ये खत्म होता है अभी अपना सब कुछ, वन शॉट खत्म होता है। मौज मारो मित्रों।